जी अस्सलाम वालेकुम। कैफे आज के लेक्चर आगाज़ करते हैं। लेक्चर में 70 जो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा रिलेटेड पार्टीज़ का चैप्टर। लेकिन उससे पहले सैम्पलिंग, ये होम असाइनमेंट भी दी गई थी और क्विज़ भी है। क्विज़ का लिंक आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर दिया गया है, क्लिक कीजिए। तैयार हैं तो बताइए ताकि क्विज़ स्टार्ट किया जाए। तैयार हैं क्या? वालेकुम अस्सलाम। शहनशाह मौज़म, इजाज़त है क्विज़ स्टार्ट करने की? स्टार्ट किया जाए। ओके तैयार है, ठीक है जी, चलिए। सबसे पहले CRN तो लिखें, CRN लिखें। आ गया है CRN? ओके, इंतजार, चलें अब लिखें। हाँ अब तो आना था। करें स्टार्ट, अब लिख लिया सबने? ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। प्रोजेक्टेड डेविएशन रेट इज assessed as lower than tolerable। प्रोजेक्टेड टॉलरेबल से लोअर है। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कंट्रोल? स्ट्रांग हो गए, रिलाई करो, बट ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यस, ये क्या है? 30 का सैंपल सेलेक्ट किया है, पहली इनवॉइस 22 रैंडम में। हर 30वीं आइटम सेलेक्ट नहीं करनी, हर 40वीं आइटम सेलेक्ट। सैंपल साइज का मतलब इंटरवल साइज नहीं है। इंटरवल साइज कैसे कैलकुलेट होता है? पॉपुलेशन को डिवाइड कर दीजिए सैंपल साइज 30 के साथ। 40th, एवरी 40th आइटम सेलेक्ट करनी है स्टार्टिंग फ्रॉम 22। क्या करना, स्कोप लिमिटेशन आएगी ना? अच्छा, स्कोप लिमिटेशन वाले भी होंगे कोई ना कोई। हैं 6 बचे। कितनी दफा बताते? 3 दफा बताया मेरा ख्याल है। हाइब्रिड वाले हैं, हाइब्रिड वालों पे इल्जाम ना लगाएं, हाइब्रिड वाले सही कंसेप्ट बताते हैं। हम नंबर 6 वाले हैं। तो सेपरेट प्रोजेक्शन करेंगे ना पॉपुलेशन, ये तो सैंपल की है। डेविएशन रेट में सेम परसेंटेज आती है हमेशा। ओके, ये रैंडम सिलेक्शन है या हैपहैजर्ड?
तो क्या स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग के लिए सूटेबल है? स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग बोला उसने, नहीं है। हैपहैज़र्ड तो नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में यूजफुल है, रेलिवेंट है। जी, क्या इसमें सैंपल साइज का प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, इसमें सैंपल सिलेक्शन मेथड का प्रॉब्लम है, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। क्या करें? रिप्लेस करो। डेविएशन नहीं है, ये कैंसल्ड है, ये मिसिंग नहीं है। कैंसल हो जाए तो क्या करना है? रिप्लेसमेंट आइटम को सेलेक्ट करना है। सी ऑप्शन करेक्ट। क्या करें? नहीं दिख रहा था आपके भाई, वो ये उसे पता है कि एक्सक्लूड करना है, उसने ये नहीं पूछा एक्सक्लूड करना है कि नहीं, उसने कहा व्हाट शुड द एडिटर डू बिफोर एक्सक्लूडिंग दिस एरर फ्रॉम प्रोजेक्शन। ये उसे पता है कि प्रोजेक्शन नहीं करनी, एक्सक्लूड करना है, ये ना बताएं उसे, ठीक है? ये जो प्रोजेक्शन वाले हैं ये ना बताएं, बताना क्या है? एक्सक्लूड करने से पहले क्या चीज कंफर्म करनी है? क्या कंफर्म करना है? कि ये रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन नहीं है, यानी बाकी की पॉपुलेशन में एरर रिपीट नहीं हुआ, ये कंफर्म करना है। ये कंफर्म करके फिर उसे एक्सक्लूड करेंगे प्रोजेक्शन से। आज ट्रैप हो रहे हैं आप, ठीक है भाई, इसी लाइन पे को एमसीक्यू लगाने आएंगे से फिर। बार बार एक ही तरह का एरर आ रहा है एक ही स्पेसिफिक लोकेशन में, क्या करें? ब्रॉड एक्सटेंड करें प्रोसीजर। चले ये ठीक बता दिया आपने। जी, प्रोजेक्शन कैसे करें समझ नहीं पाए। मल्टीप्लाई सैंपल मिस स्टेटमेंट्स बाय पॉपुलेशन साइज, यानी 5000 को 2 मिलियन से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे होती है प्रोजेक्शन के 5000 को डिवाइड करना है 100,000 से, तो ये कोई परसेंटेज आएगी कितना, उससे मल्टीप्लाई करना है कि सैंपल में इतने मिस स्टेटमेंट्स है, पॉपुलेशन में कितनी होंगी। नहीं नहीं नहीं, आज ठीक नहीं जा रहे आप, ये मुझे आपकी दुखती रग पता चल गई है।
दोबारा नहीं करवाएंगे, कल फिर से इसी तरह का क्विज रखेंगे। अब मुझे बताइए, आज सैटरडे की क्लास है इसलिए तो आप सोए हुए हैं अभी तक? अच्छा, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं आज क्लास, ओके। प्रोजेक्टेड डेविएशन फ्रॉम डाटा एक्सीड्स अ टॉलरेबल, हाँ, कंट्रोल रिस्क, ओके। प्रोजेक्टेड में से टॉलरेबल से कम है तो उसका मतलब मजीद प्रोसीजर की जरूरत नहीं है। करेक्ट ऑप्शन हमारी बी। क्या करें, मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करें जो मिसमैच ढूंढे करेक्ट करो और फिर टेस्टिंग एक्सटेंड करे। क्यों ओपिनियन क्यों ना क्वालिफाई करे? क्योंकि वो प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट है, एक्चुअली आइडेंटिफाई नहीं किया आपने। चलिए जी, लास्ट क्वेश्चन आपका। सैम्पलिंग कंक्लूजन इंडिकेट नीड फॉर एडिशनल ऑडियो वर्क। शाबाश। चलिए जी, अब आते हैं हम अपनी क्लास के टॉपर्स की तरफ। जी शाबाश। फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। सिक्स्थ पोजीशन किसकी है? हाइब्रिड में से तो नहीं किसी की? नहीं। सेवंथ ऑनलाइन वाले, हाँ जी सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ। किधर किधर है? किधर किधर है? किधर है? किधर है नाइन्थ? और नाइन्थ किधर? किधर नाइन्थ? नाइन्थ पोजीशन हाइब्रिड क्लास। शाबाश। रूम नंबर 4। टेंथ किधर है? टेंथ। शाबाश। चलिए अब निकालें अपनी असाइनमेंट। असाइनमेंट अपने सामने रखें। क्वेश्चन कौन कौन सा दिया हुआ था सैम्पलिंग का? ये 9 था और कौन सा था? 13, 14। चले जी 9 पे आते हैं। पहले असाइनमेंट अपने सामने रखें। असाइनमेंट असाइनमेंट किया आपने? असाइनमेंट किए? ये असाइनमेंट सैम्पलिंग के सवाल किए? सैम्पलिंग के सवाल किए? सैम्पलिंग के क्यों नहीं किए सवाल? किसने करने थे सवाल? कब करेंगे सवाल? सैम्पलिंग बोला था कल मैं सैम्पलिंग के सवाल दूंगा, असाइनमेंट करके आने। लेक्चर प्लान में बोला था बहन, मैंने कल क्लास में खास तौर पे कहा था सैम्पलिंग के क्वेश्चन ऐड करूंगा, खास तौर पे कहा था। असाइनमेंट किधर है? ना मेरे पास क्षमा है ना दुआ है और ना ही मैंने आप पे दया करनी है कोई आज। आज अंतिम संस्कार होगा जो असाइनमेंट ना करके आया। हाँ
चल किधर है असाइनमेंट? असाइनमेंट किधर है? और शर्म कर, असाइनमेंट नहीं करके आते तुम, ऑलरेडी की असाइनमेंट नहीं करके आते, फिर कहोगे ऑलरेडी नहीं समझ, सर ने सही नहीं पढ़ाया, ऐसे बोलोगे? फिर क्या कहोगे? घर वालों से क्या कहोगे? घर गया हुआ था, घर वाले क्या कहते हैं? उन्होंने लिख के लिखवाया हुआ है यहाँ असाइनमेंट करना मना है, ऐसा है क्या? घर वालों ने कहा सदियों बाद आए हो और अब सदियों बाद आना है तो असाइनमेंट ना करो, ऐसे कहा था? खुदा का खौफ कर, रजिस्टर लाइब्रेरी में ड्रामे करते हो। असाइनमेंट किधर है? असाइनमेंट किधर है? जल्दी बताओ असाइनमेंट किधर है? असाइनमेंट कल सामने के सवाल किए हैं, सामने इतना सीरियस होके बैठा है तो असाइनमेंट नहीं की होगी, है नहीं इतना सीरियस। इधर ओ प्रसाद तो ले, असाइनमेंट किधर है? इधर आजा मेरा भाई, जल्दी आजा, असाइनमेंट क्यों नहीं करके आए? पिछली असाइनमेंट देख करा दे, इधर आजा 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 ओ जो। हाँ भाई असाइनमेंट किधर? और किधर है? ये शरीफ आदमी हो आप, क्यों इनके दरमियान इनके चुंगल में फंस गए हो? ना करो, आगे किसी आगे बैठ जाया कर मेरा भाई, आगे चल के मेरे पास बैठ जाया कर। असाइनमेंट करके, असाइनमेंट किधर? असाइनमेंट किधर? असाइनमेंट किधर? असाइनमेंट सैम्पलिंग वाली असाइनमेंट किया, असाइनमेंट किधर? असाइनमेंट किधर आपके? असाइनमेंट किधर है? सर मैं छुट्टी पे था सर, एंगेजमेंट थी मेरी सर का, स्लीपिंग वो एंगेजमेंट जिसमें एडवर्स ओपिनियन मिला था तुझे शाम को, है ना? है वही ना? मैं नहीं पूछ रहा कुछ से, असाइनमेंट चेक करा अपनी। असाइनमेंट किधर है? असाइनमेंट किधर है? असाइनमेंट किधर है? असाइनमेंट क्यों नहीं करते आप लोग? असाइनमेंट किसने करनी है? असाइनमेंट करने की आदत आपको क्यों नहीं है? कब पड़ेगी आदत? कौन सा दिन आएगा जब क्लास में 80% से ज्यादा स्टूडेंट कहेंगे सर हमने असाइनमेंट की हुई है? लाश के बाद? इसके लिए आपकी लाश से गुजरना पड़ेगा? मैं तैयार हूं, मैं ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। अच्छा मार्च के बाद असाइनमेंट किधर है तेरी? इधर आजा, आराम से आजा जल्दी। और ये 15 मिनट एक्स्ट्रा आपने बैठना है अब, क्योंकि ये जो आपकी असाइनमेंट चेकिंग का टाइम होता है ये क्लास के लेक्चर के टाइम में नहीं है। ऑनलाइन में स्टूडेंट्स को अलग गुस्सा आता होगा कि सर 15 मिनट रोज के पता नहीं क्या करते हैं, हमारा टाइम जाया होता है। आगे कर देते हैं सर, एंजॉय करते हैं आप लोगों की हालत को, आगे नहीं करते। हाँ जी नजर नहीं आता। अब भाई किधर है असाइनमेंट? असाइनमेंट किधर है तेरी? असाइनमेंट किधर है? ये सैम्पलिंग वाली असाइनमेंट नहीं की है, इसकी शक्ल पे लिखा है असाइनमेंट। तब पता है चेक क्यों क्या करा रहा है? ये क्या अच्छा ऐसे ही सर, ओके ओके ओके। क्यों नहीं की असाइनमेंट? सर वो पता क्यों नहीं चला? आज ही लिया है तो पता ही था क्लास है। लेक्चर क्यों आज लिया है? असाइनमेंट किधर है? ये शर्म कर, शर्म। घर वालों ने सीए करने के लिए भेजा, क्या करे? असाइनमेंट क्यों नहीं करते? आपके घर वालों को पता है कि असाइनमेंट आप नहीं कर रहे? पता है आपके घर वालों को? पता है उसे बोल रहा है आपने असाइनमेंट की नहीं, मर्जी है आप लोगों की। हाईबी क्लासरूम नंबर 4 में जिन स्टूडेंट ने असाइनमेंट नहीं की खड़े हो जाए, असाइनमेंट चेक करके मेरा भाई। असाइनमेंट जिसने असाइनमेंट ना की और बैठा होगा उसे फौरी तौर पे ना उड़ा देना उसका सर। और ये रूम नंबर 6 में भी, रूम नंबर 6 में खड़े हो जाते उसने असाइनमेंट नहीं की। हाँ ये भाई खड़े हो गए, अंगड़ाइयां क्यों ले रहा है भाई? तुझे फांसी नहीं लगाने लगे हम, हाथ भी ऊपर कर दिया उन्होंने तो यार फांसी दे दे, असाइनमेंट नहीं करनी सर हमने। चलिए आइए क्वेश्चन। भाई तेरा दिल तेरे बाजू पे था, लगाई तो तेरे बाजू पे है, बाजू पे लगाने से दिल कैसे टूट गया तेरा? और जिंदा क्यों है तू अभी तक? फिर तेरे क्या 2 दिल हैं? क्या है डायनासोर है तू? डिस्कस विद रीजन। रिक्वायरमेंट पढ़िए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है डिस्कस विद रीजन द एप्रोप्रिएटनेस और अदरवाइज। एप्रोप्रिएटनेस और अदरवाइज का मतलब बताओ कि ये जो चीज आगे बताने जा रहा हूं ठीक है या गलत है। ठीक है, और अगर गलत हुई तो उसकी रीजनिंग भी बतानी होगी हमने। और आपको पता है अक्सर गलतियां ही होती हैं उसमें, इक्का दुक्का कोई ठीक हो तो, वरना गलतियां। Appropriateness otherwise the following decisions taken by the audit senior on different assignment। पहला, sample size of test of control was decreased due to increase in expected rate of deviation। गलत कैसे है? क्योंकि expected rate of deviation increase हो तो sample size भी increase होना चाहिए। दो उसके जो दाव है ना वो क्या है? एक इंक्रीज डिक्रीज में खेलता है और एक इररेलेवेंट फैक्टर्स में खेलता है।
ये उसके फेवरेट दाव है। सेकेंड बी, इन व्यू ऑफ इंक्रीज इन ऑडिटर्स डिजायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस दैट, आगे पता नहीं क्या, ये मुझे नहीं पता आगे क्या कह रहे हैं, मुझे इतना पता चल गया डिजायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस इंक्रीज हो रहा है in the desired level so that tolerable misstatement is not exceeded by actual misstatement in the population. The audit senior increased the sample size of test of detail in view of increase in desired level of assurance that tolerable misstatement. तो सही है ना ये, क्योंकि अगर desired level of assurance increase हो जाए तो फिर आपका sample size भी increase ही होना चाहिए। तो बिल्कुल सही है, हम इससे सहमत हैं, ठीक है, एग्री करते हैं आप? ओके एसी बंद करवा दे। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस आर नॉट बीइंग फॉलोड बाय मैनेजमेंट, ठीक है, ये रोज रोज कर दिया करें। सजेशन क्या है? सजेशन दिस एसी शुड बी स्विच्ड ऑफ डेली। बंद होता है, ये कोई स्टूडेंट इसको चला देता है। पीछे बैठ जाए तेरे लिए, इसके लिए डीप फ्रीजर लगवा दें, इस क्लास शुरू उसको डीप फ्रीजर में डाल दिया करें। डीप फ्रीजर में बुरा नहीं है, हमारे पास हाथियों वाला डीप फ्रीजर भी हम अरेंज कर देंगे, भाई एग्री करें जाने को उसमें। Anyway, by second, see, sample size of test of control was decreased because the sampling was done after stratification of data. हाँ मुझे याद आया, स्ट्रेटिफिकेशन से रिस्क कम हो जाता है, सैम्पलिंग रिस्क कम हो जाता है, तो जब रिस्क कम हो गया तो सैंपल साइज पर टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी डिक्रीज हो जाना चाहिए। ऐसे ही है? नहीं नहीं, इंक्रीज डिक्रीज में सही बोल रहा है, लेकिन फैक्टर रेलिवेंट नहीं है। स्ट्रेटिफिकेशन टेस्ट ऑफ डिटेल के लिए रेलिवेंट है, ये बात स्ट्रेटिफिकेशन किसके लिए रेलिवेंट है? इसके लिए रेलिवेंट ही नहीं है। ये लिखेंगे, अपनी कॉमन सेंस इस्तेमाल करेंगे कि जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने गाइडेंस प्रोवाइड किया वो जजमेंट वहां अप्लाई करनी होती है जहां पे गाइडेंस अवेलेबल ना हो। जहां पे गाइडेंस अवेलेबल हो वहां पे जजमेंट अप्लाई नहीं करने। तो क्लियर गाइडेंस अवेलेबल है कि स्ट्रेटिफिकेशन टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में नहीं है, टेस्ट ऑफ डिटेल में है। डी, सैंपल साइज ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल वाज इंक्रीज्ड ड्यू टू इंक्रीज इन टॉलरेबल डेविएशन। ये तो डिक्रीज होना चाहिए। ओके अच्छा, इधर हाँ देखे खेल गया है, रेट ऑफ डेविएशन, इधर रेट ऑफ डेविएशन, इधर टेस्ट ऑफ डिटेल, तो रेलिवेंट फैक्टर ही नहीं है, गलत बात है, शाबाश। E, as the expected rate of deviation was unacceptably high, आपकी एक्सपेक्टेशन है कि डेविएशन तबाहकुन होगी, डेविएशन ही डेविएशन होगी, क्या है? डेविएशन ही डेविएशन होगी। तो क्या करेंगे? IITC ने डिसाइडेड नॉट टू परफॉर्म टेस्ट ऑफ कंट्रोल। अच्छा ये सही किया फैसला कि अच्छा जब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन हाई हो तो ट्रीटमेंट कुछ हो रहा है, अनएक्सेप्टेबली हाई हो तो ट्रीटमेंट कुछ, अगर हाई हो तो सैंपल साइज बढ़ा देते हैं। अगर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन अनएक्सेप्टेबली हाई है तो इसका मतलब है स्टार्ट में ही आपको पता है कि उसमें डेविएशन ही डेविएशन होंगी, हाँ, तो इसका आपको पहले से जब अंदाजा है कंट्रोल वीक होंगे तो टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये फैसला उसका ठीक है, हम सही फैसले पे उसको मुबारकबाद देते हैं कि भैया आपने जो बोला एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन अनएक्सेप्टेबली हाई, तो सही बोला कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म नहीं करने। एंड कैरीड आउट टेस्ट ऑफ डिटेल्स ऑन 100% आइटम्स, 100% आइटम्स की हमने सर्कमस्टेंसेस पढ़ी हैं, उनमें कहीं ये नहीं था क्या कि अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म ना करें तो फिर टेस्ट ऑफ डिटेल 100% करना है, कहीं था ये? नहीं था। ये भाई मेरे को बताएंगे वो कौन सी सर्कमस्टेंसेस थी जिनमें 100% टेस्टिंग करते हैं, 100% टेस्टिंग करते हैं? 4 थी, बता दिया उन्होंने, कौन सी थी? ये हाल है, ये देंगे आई कैब का पेपर, जिन्हें अभी रिप्रोडक्शन का कंसेप्ट याद नहीं है और ये सोचा हुआ है आखिरी महीने में रिप्रोडक्शन कंसेप्ट याद कर लेंगे और फिर कहेंगे ऑडिट का पेपर सर पास, हैरान होके कहेंगे ऑडिट का पेपर पास क्यों नहीं होता सर? असाइनमेंट की है, असाइनमेंट की है सारी, तो याद क्यों नहीं किया? याद भी करना है साथ। हाँ भैया बता सर्कमस्टेंसेस कौन सी है?
मटीरियलिटी हाई हो, रिस्क हाई हो, ये था। ऐसा तो नहीं मुझे याद आ रहा कुछ। फ्यू ट्रांजैक्शन हो, पॉपुलेशन कंटेन। मर्जी है आपकी। कितने स्टूडेंट्स ने इस चैप्टर के कंसेप्ट्स याद कर लिए हैं? कंसेप्ट्स याद कर लिए हैं? चंद एक स्टूडेंट ने। चलिए कोई बात नहीं, अभी मैंने क्या कहा था, समझने वाला है, तो जो चीज समझने वाली हो उसको याद नहीं करना, मैंने ऐसा बोला है क्या? अच्छा, पहले समझ के फिर याद करना आप। ओके ओके, ठीक है, फिर ठीक है। चलिए ये क्लियर हो गया। ये अब आपको पता चल गया कि ये इसकी सैंपल साइज की केस स्टडी कैसे आएगी। वो कुछ फैक्टर्स जो है आपके सामने प्रेजेंट करेगा और आपसे बताएगा ये डिसीजन ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? 13। ओहो 13 कह रहा है you are the audit requirement comment on the sampling approach adopted by the audit team। इसका मतलब क्या है कि ये जो आपको सैम्पलिंग का तरीकाकार बताया गया है कि हम सैम्पलिंग ऐसे करेंगे, इस पे कमेंट कीजिए। कमेंट करने का मतलब है बताइए इसमें क्या क्या गलत है, जो गलत है तो बताइए ठीक क्या होना चाहिए। अगर कोई गलती हो, केस स्टडी में जब हमसे पूछे बताओ ये स्टेटमेंट इनमें से कौन सी ठीक है कौन सी गलत, तो अगली बात ना भी पूछे तो अंडरस्टूड है, हमने बताना है कि जो गलत होगी ना तो बताएंगे कि इसमें सही कौन सी वाली है। नेक्स्ट कह रहा है जी यू आर द ऑडिट मैनेजर ऑन एप्पल डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड ADL। While reviewing the audit planning documentation, you found that the audit team has selected 100 out of a total of 2550 debtors for balance confirmation। अब बताइए कि क्या ये सैंपल साइज आपके ख्याल में अप्रोप्रिएट है? कहां लिखा है कि कौन से वाला सैंपल साइज अप्रोप्रिएट होता है, कौन सा कितना होना चाहिए, कहां लिखा है? जितना मर्जी सेलेक्ट कर लें, ठीक है, उनकी मर्जी नहीं है। सैंपल साइज उन्होंने थोड़ा सेलेक्ट किया है, क्या वजह हुई होगी? क्या उनकी मर्जी है या कोई रीजन हुई होंगी? क्या? हाँ, रिस्क कम होगा। और क्या हुआ होगा? कंट्रोल स्ट्रांग होंगे। और क्या होगा? इमटेरियल अमाउंट का सैंपल साइज में क्या इफेक्ट था? डिजायर्ड लेवल ऑफ इंश्योरेंस कम होगा। टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट हाई होगी, ये रीजन हुई होगी। अदर प्रोसीजर से भी एविडेंस ऑब्टेन कर रहे होंगे, ये रीजन होगी, इस वजह से कम हुआ होगा। तो मसला इसमें नहीं है। द डिटेल आर एज फॉलोज। पहला, 50 लार्जेस्ट डेटर्स कंस्टिट्यूट अप्रोक्सीमेटली 40% ऑफ टोटल डेटर्स। आउट ऑफ दीज 50 डेटर्स, वो कह रहा है इसमें से अगर आप 50 मार्क्स सिलेक्ट कर लेना, सिर्फ 2500 से ज्यादा है, तो आपकी 40% डेटर्स वेरीफाई हो जाएंगे। तो ये है ना स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज डेटर्स, क्या करना चाहिए? सारे वेरीफाई कर लेने चाहिए। आउट ऑफ दीज 10 हैव बीन सेलेक्टेड, उसने उसमें भी सैम्पलिंग कर ली, गलत किया। क्या करना चाहिए था? सारे आइटम को सिलेक्ट करना चाहिए था, ताकि स्मॉल आइटम अ फ्यू आइटम सेलेक्ट करके मेजर पोर्शन कवर कर लिया जाए। मैक्सिमम कवरेज विद मिनिमम एफर्ट्स, इसलिए ठीक है भाई। इसको साइलेंट करके रख दे क्लास के बाद, ये काम क्लास के बाद करना, ठीक है? हाँ, और ये इसको साइलेंट कर दे। हाँ 90 other datas were selected through haphazard sampling। ये गलत किया क्या सही किया? haphazard sampling बायस होती है क्या? ये अलाउड नहीं है? बहन किसने कहा लिखा है अलाउड? दिखाओ कहां लिखा? इनएप्रोप्रिएट भी नहीं है। जो चीज स्टैंडर्ड ने नहीं मना की, आप क्यों मना कर रहे हैं? कहां लिखा है? हाँ स्टैटिस्टिकल, ये बात आई ना। स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग में अलाउड नहीं है, नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग में यूज कर सकते हैं। कहां लिखा है क्वेश्चन के अंदर की स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग थी?
दिखा है कहीं पे? तो फिर क्या आप स्ट्रेट अवे कह सकते हैं कि ये लाउड नहीं है? अगर स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग कहा होता ना फिर स्ट्रेट अवे कह देते। अब उसने सैम्पलिंग का बताया नहीं, स्टैटिस्टिकल के नॉन स्टैटिस्टिकल है, तो क्या लिखेंगे? इफ करके क्या इफ स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग है तो लाउड नहीं है, इफ नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग है तो ठीक है। वो रीजन बताएंगे ना कि स्टैटिस्टिकल में क्यों, क्योंकि बायसनेस हो सकती है। भाई समझ आई है? आगे चलते हैं। All debtors below ₹5,000 were ignored as immaterial। तो सही किया है ना? क्यों? इमटेरियल एग्रीगेट होके मटेरियल, तो ये गलत किया। तो क्या करना चाहिए था? हाँ जी, इनमें से भी सिलेक्शन करनी चाहिए थी। बैलेंस कंफर्मेशन है ना, बैलेंस, हाँ, तो फिर बैलेंस कंफर्मेशन को भी अंडरलाइन कर ले। इसका मतलब है हम इसको कंफर्मेशन के लिहाज से एक्सप्लेन करेंगे। तो भैया इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए था, इसमें से भी सैंपल सेलेक्ट करना चाहिए था और नेगेटिव कंफर्मेशन सेंड करना चाहिए था। यानी आप ये भी बता देना कंफर्मेशन कौन सी सेंड, क्योंकि उसने बोला है सैंपल सेलेक्ट कर लें, किस लिए? कंफर्मेशन के लिए। तो बेसिकली ये सिर्फ सैंपलिंग का सवाल नहीं रहा, ये कंफर्मेशन का भी हो गया। अब साथ साथ कंफर्मेशन में भी कमेंट करते जाए ना, जैसे ऊपर वाले पे बोल गया 50 लार्जेस्ट में क्या करना चाहिए कमेंट? कौन सी कंफर्मेशन भेजनी? पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव। अच्छा, थर्ड, बैलेंस ड्यू फ्रॉम गवर्नमेंट एंड सम ऑफ रिलेटेड पार्टीज वर इग्नोर्ड एज प्रायर ईयर वर्किंग पेपर शोड दैट दे नेवर रिस्पॉन्डेड टू रिक्वेस्ट फॉर कंफर्मेशन। उन्होंने रिस्पॉन्ड ही कभी नहीं किया, इसलिए इनको इग्नोर कर दिया गया था। क्या सही किया? हाँ, इनको आपको कंप्लीटली इग्नोर नहीं करना चाहिए। हाँ, कंफर्मेशन ना भेजें जो आप नहीं आया, लेकिन हाँ इनको इनमें से सैंपल सेलेक्ट करें, इनमें से, और अल्टरनेटिव प्रोसीजर के जरिए से एविडेंस ले ले। इग्नोर तो ना करना चाहिए। क्या जब क्लासिफिकेशन की गई हो, क्या सिखाया आपको? जब किसी पॉपुलेशन की स्ट्रैटिफिकेशन की गई हो, किस वाली क्लास को इग्नोर कर सकते हैं? नहीं प्यारे भाई, इग्नोर नहीं करना। मैंने तो ये सिखाया ना मेरे भाई। हाँ जी, मैंने बोला किसी क्लास को भी इग्नोर नहीं करना, ना ऑडिट की ना R2 की क्लास को, किसी को इग्नोर नहीं करना। हाँ जी, ठीक है, तो ये इसको इग्नोर नहीं। चलिए 13 क्लियर जी, इसमें कोई प्रॉब्लम? 14 भी आ जाए। 14 में ये जो उसने क्लासिफिकेशन बनाई हुई है, ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रैटिफिकेशन। इससे क्या होता है? रिस्क कम होता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। रिस्क कम हो जाता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। एफिशिएंसी क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि रिस्क कम हो जाता है। हाँ, वेरिएशंस रिमूव हो जाती हैं पॉपुलेशन में। चलिए आइए जरा इसको स्टडी करते हैं। ये क्या कहता है? कह रहा है बताओ, सुहेल भाई परेशान है। कह रहा है एज एन ऑडिट मैनेजर ऑफ जॉब you are required to explain how audit efficiency is improved by using the above table। तो बताएंगे भैया audit efficiency is improved because above table uses stratification। stratification से रिस्क कम हो जाता है, सैम्पलिंग रिस्क कम हो जाता है। जब रिस्क कम हो जाता है तो हमारा सैंपल साइज भी कम हो जाएगा। जब हम कम प्रोसीजर परफॉर्म करके एविडेंस ऑब्टेन करते हैं तो एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है। एफिशिएंसी इसी चीज का तो नाम है, कम प्रोसीजर परफॉर्म करके टारगेट मकसद हासिल करना। कह रहा है लिस्ट अदर वेज इन विच सेल्स पॉपुलेशन में बी कैटेगराइज्ड है। ये पढ़ते हैं इसको, फिर इसके बाद आंसर करेंगे। कह रहा है गिव योर ओपिनियन व्यूज एक्सप्रेस्ड बाय सुहेल एंड अदर टीम मेंबर। कह रहा है सुहेल की जो सोच है उसके ऊपर कमेंट करें, सुहेल के पॉइंट ऑफ व्यू, और बाकी टीम के पॉइंट ऑफ व्यू पे भी कमेंट करें। ओके, अब कह रहा है यू आर द ऑडिट मैनेजर ऑन द क्लाइंट वेयर एन एनुअल सेल 640 million. During course of annual audit, the following table was developed by audit team member to categorize the annual sale. सेल को कैटेगराइज करने के लिए, स्ट्रैटिफाई करने के लिए ये उसने बनाया। कैटेगरी ये बनाई, ये क्या है? 50 सेल्स ट्रांजैक्शन टू डिफरेंट कस्टमर्स, 300 मिलियन। मैं तो बाकी सब छोड़े, इसको तो जरूर सिलेक्ट करूंगा ताकि मिनिमम एफर्ट से मैक्सिमम एविडेंस हासिल कर सके।
ठीक है, लार्ज पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन कवर कर सके। कैटेगरी बी 100 ट्रांजैक्शन टू डिफरेंट कस्टमर, ये 200 मिलियन है। कैटेगरी सी 500 ट्रांजैक्शन टू डिफरेंट कस्टमर, 140 मिलियन, टोटल 640। ब्रेकअप आ गया, स्ट्रैटिफिकेशन आ गई। अब वो कह रहा है जी बताइए लिस्ट अदर वेज इन विच सेल्स पॉपुलेशन में बी कैटेगराइज्ड। ये तो उसने अमाउंट की बेस पे कैटेगराइजेशन की है ना। ऑर्डर्ड सैंपलिंग में ज्यादातर स्ट्रैटिफिकेशन किस बेस पे होती है? अमाउंट्स की बेस पे होती है। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हमने? अमाउंट्स के अलावा क्या कुछ दूसरी भी बेसिस है कैटेगराइजेशन की? क्या क्या है? प्रोडक्ट वाइज, शाबाश, सेल्स, कस्टमर वाइज सेल्स, ज्योग्राफिक लोकेशन वाइज सेल, मंथ वाइज सेल, रिस्क वाइज कौन सी सेल है? ऐसे ना कुछ भी बोल दे, ऐसे नहीं। और टर्म्स, कैश के क्रेडिट से, बट ठीक है, बहुत 4-5 बता दिए। आगे चलते हैं। कह रहे गिव योर ओपिनियन ऑन व्यूज एक्सप्रेस्ड बाय सुहेल और अदर टीम मेंबर। तैयार हो जाए अब। सुहेल जो कहने लगा, सुहेल की बात को गौर से सुनना है और फिर उसको कमेंट करना है। Suhail, a team members of you that if verification of all the transaction category is carried out, there is no need to perform further procedure. क्या है इसके मुताबिक? मतलब जो ये कह रहे हैं इसके मुताबिक तो कुछ आइटम्स तो बिल्कुल उनका चांस ही नहीं है ना सिलेक्ट होने। हाँ, कुछ आइटम का चांस ही नहीं है। शाबाश। तो क्या असूल होगा हमारा? हम क्या रिकमेंड करेंगे? हम कहेंगे सुहेल भाई ये जुल्म ना कर, ये जुल्म ना कर कि कैटेगरी ए में से सारी आइटम को सिलेक्ट कर लो और बाकियों को इग्नोर कर दो। नहीं नहीं, बाकियों को इग्नोर नहीं करना। अगर आप सारी पॉपुलेशन पे ओपिनियन एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो आपको हर क्लास में से सैंपल सिलेक्ट करना पड़ेगा। सुहेल भाई बात सुनो गौर से, अगर आप सारी पॉपुलेशन पे ओपिनियन एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो आपको हर कैटेगरी में से सैंपल सिलेक्ट करना पड़ेगा। हर कैटेगरी में से, अगर आप पूरी पॉपुलेशन पे ओपिनियन देना चाहते हैं तो हर कैटेगरी में सैंपल सेलेक्ट करना पड़ेगा। शाबाश शाबाश। तो सुहेल भाई को समझा दिया, सुहेल भाई को समझ लग गई होगी। क्या समझाया सुहेल भाई को? अगर सारी पॉपुलेशन पे ओपिनियन एक्सप्रेस करना है ना तो हर एक से सैंपल सेलेक्ट कर लो, वरना आपका सैंपल पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा, वो एक कैटेगरी का तो रिप्रेजेंटेटिव होगा, ओवरऑल पॉपुलेशन का नहीं। ये चीज, ये लफ्ज अच्छा था, ओवरऑल पॉपुलेशन। आगे चलते हैं। However, other team members do not agree and consider that proper sampling should be carried out from total population and categorization should be ignored. अच्छा, अच्छी हासी दोनों अच्छे हासे बंदे अच्छी हासी बात करते करते एंड में पता नहीं क्या हो जाता है इनको। उसने भी शुरू में बड़ी अच्छी, शुरू में बड़ा मोजिज लगा हमें ये सुहेल, जब उसने बोला ना कि वेरिफिकेशन ऑल ट्रांजैक्शन कैटेगरी इज कैरीड आउट, हमें लगा कोई बड़ा अक्लमंद आदमी है। आगे भोंगी मार गया क्या? नो नीड टू टेस्ट। अच्छा, ये भी शुरू में बड़ी अच्छी बात अदर टीम मेंबर्स ने की है, हमें लगा ये सही बताएंगे। इन्होंने क्या बोला कि प्रॉपर सैंपलिंग शुड बी कैरीड आउट फ्रॉम टोटल पॉपुलेशन। हाँ बिल्कुल, लेकिन आगे फिर इन्होंने भी भोंगी मार दी। वो क्या? उन्होंने कहा ये भी गलत है। तो मुझे ये बताइए भाई, समझ लग गई दोनों गलत है? सुहेल भी गलत है, अदर टीम मेंबर भी गलत है, तो क्या आप सही हैं? बताइए आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? स्टेप नंबर 1 सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, ओके। स्टेप नंबर 2 कैटेगरी ए में से सैंपल सेलेक्ट करना चाहिए, कितना? सारे 100%। क्यों? क्योंकि स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बैलेंसेस है। कैटेगरी बी और सी में से भी सैंपल सेलेक्ट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन पहले जो स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन करके रिस्की आइटम्स को आइडेंटिफाई कर लें, उनको अलग चेक करें। रिस्की आइटम के लिए स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन और रिमेनिंग आइटम के लिए सैम्पलिंग करें, ठीक है? बी में से भी सेलेक्ट करेंगे, सी में से भी, लेकिन पहले बी में से रिस्की आइटम, फिर रिमेनिंग पे सैंपलिंग। सी में पहले रिस्की आइटम, फिर रिमेनिंग पे सैंपलिंग।
कुछ समझ आई? आखिरी सवाल जो इसमें सोल्यूशन में नहीं है, क्या? हाँ, तो आप भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, आप भी टीचर बने, आप भी इधर बैठ के सुकून से चाय पिया करें। मुझे क्या इतराज है? मुझे कोई इतराज नहीं है। हमारे भी उस्ताद, हमारे एक उस्ताद है, याद आ गया, बीकॉम में क्लास में हमने आके अक्सर क्लास में नहीं, वो जूस मंगवाते होते थे, जूस मंगवा के पीते होते थे जूस, और हम कैलकुलेशन करते हैं सर रोज जूस पीते हैं कितने में सर के? तो इतने पैसे महीने के जूस भी लग जाते होंगे। मैं तो फिर चाय पीता हूँ, चाय मंगवा ली हुई है। सवाल ये है, जब हमने प्रोजेक्ट, मुझे बताइए अगर स्ट्रेटिफिकेशन करें हम तो प्रोजेक्शन करनी है तो हर क्लास की अलग अलग प्रोजेक्शन करनी है कि इकट्ठे एक ही दफा प्रोजेक्शन करनी है? अलग अलग, हर क्लास की अलग प्रोजेक्शन होगी, ये याद रखिएगा, हर क्लास की प्रोजेक्शन अलग होगी। क्लियर? इतने से सवाल थे, बस खत्म। असाइनमेंट भी डिस्कस हो गई, चलिए क्विज भी हो गया आपका। चलिए अब आते हैं आज के कंसेप्ट की तरफ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेटेड पार्टी। रिलेटेड पार्टी, रिलेटेड पार्टी क्या है सुन लें। रिलेटेड पार्टी जैसे हम इंसानों के, थोड़ा सा दीजिएगा, थोड़ा सा, जैसे हम इंसान हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, ठीक है, उसी तरह नहीं, रिश्तेदार दोनों किस्म के होते हैं, अच्छे भी होते हैं और बहुत अच्छे भी होते हैं, दोनों तरह के रिश्तेदार होते हैं। अरे तो ऐसे रिश्तेदार हासिल करने के लिए पहले खुद अच्छा बनना पड़ता है। हाँ। तो बस कर दे, आपको अपने दुख याद आ जाते हैं। तो इसी तरह कंपनी के भी रिश्तेदार होते हैं, जो कंपनी के रिश्तेदार होते हैं उन्हें कहते हैं हम कंपनी की रिलेटेड पार्टीज। अच्छा, वो रिश्तेदार कौन है, कौन कौन है, उनके साथ क्या ट्रांजैक्शन होती है, वो ट्रांजैक्शन, वो सारी डिस्कशन करेंगे। पहले मुझे बताइए, रिलेटेड पार्टीज का होना कंपनी के लिए, रिलेटेड पार्टीज का होना गुड थिंग है या बैड थिंग है? गुड थिंग कैसे है कंपनी के लिए? जरूरत के वक्त काम आती है, वो आपने लॉ में पढ़ा होगा, इन्वेस्टमेंट एसोसिएटेड कंपनी, जरूरत के वक्त लोन मिल जाता है, ठीक है, लोन आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपस में एक दूसरे के साथ सेल परचेज करते हैं तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट आसान हो जाती है। बाज़ औक़ात हमें कुछ फेवरेबल प्राइसेस पे चीजें बेच देते हैं मार्केट से थोड़ा सस्ते में, ठीक है, टेक्निकल सपोर्ट मिल जाती है। तो बिजनेस से पूछे ना रिलेटेड पार्टी अच्छी है कि बुरी, बिजनेस कहेगा बहुत अच्छी है। हाँ, ऑडिटर से पूछे रिलेटेड पार्टी अच्छी है कि बुरी, ऑडिटर कहेगा बहुत बुरी। क्यों भला? रिलेटेड पार्टी अक्सर फ्रॉड, हिस्ट्री ये बताती, तारीख ये बताती है कि अक्सर फ्रॉड रिलेटेड पार्टी के साथ मिलके किए जाते हैं। रिलेटेड पार्टी के साथ में, उसने बोला, आपने शायद फ्रॉड वाले टॉपिक में भी ये पढ़ा होगा, एक होता है फ्रॉड मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, एक होता है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जो दुनिया में नंबर ऑफ फ्रॉड की बात करें तो ज्यादा है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, ये आपके कस्टमर करते हैं या छोटे मोटे एम्प्लॉयज करते हैं, जो रिलेटेड पार्टी नहीं है। जो बड़े बड़े फ्रॉड है ना, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाले फ्रॉड, या इवन मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट में भी जो बड़े बड़े फ्रॉड है वो सीईओ सीएफओ करते हैं अमूमी तौर पे। सीए वाले नहीं, सीईओ, सीए नहीं, सीईओ। हाँ हाँ, खुद पे स्टिंग ऑपरेशन कर रहा है, ऐसे ना करे यार, हमारे प्रोफेशन का सीईओ, सीए नहीं, सीईओ ये करते हैं। तो ये इसीलिए इनके साथ जो ट्रांजैक्शंस होती है ना, याद रखें, वो ऑडिटर के लिए ज्यादा रिस्की होती है। इसी चीज को रियलाइज करते हुए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने भी बोला हुआ है कि आपने रिलेटेड पार्टी के साथ जितनी भी ट्रांजैक्शन है, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी लगाई या ऑडिटर की भी जिम्मेदारी है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने मैनेजमेंट की जिम्मेदारी लगाई, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने ऑडिटर की जिम्मेदारी लगाई। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बोला कि ए मैनेजमेंट, तुम लोगों की जितनी भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, रिलेटेड पार्टीज हैं,
वो सारी की सारी रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई करो और उनके साथ जितनी भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं वो डिस्क्लोज करो। ये आपने कभी सुना अकाउंटिंग में? अच्छा, कि रिलेटेड पार्टीज अलग कंसेप्ट है और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अलग। एक केस स्टडी सुने, उसने कहा ड्यूरिंग द ईयर कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं थी तो इसलिए रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर को इंक्लूड ही नहीं किया। सही किया गलत? इसका जवाब क्या है? गलत किया। क्यों गलत किया? क्योंकि अगर रिलेटेड पार्टीज ट्रांजैक्शन नहीं है तो रिलेटेड पार्टीज तो है ना, उनको तो डिस्क्लोज कर दो। हाँ, एग्जिस्टेंस तो बता। ये काउंटिंग में ये भी कंसेप्ट पड़ा है ना? कर चलें, कोई बात। ओके 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 ओके, चलें आगे चलते हैं। अच्छा, मैनेजमेंट से ये बोला आपने डिस्क्लोज कर देना है। हम मैनेजमेंट ने कहा ठीक है। फिर ऑडिटर से बोला भैया ऑडिटर तुमने नजर रखनी है कि सबसे पहले ये चेक करना है क्या मैनेजमेंट ने एक साथ दो चाय नहीं हो सकती। ये क्या बात है? अभी देखिएगा, ये एक चाय, ये दूसरी चाय। नहीं, अगर दाएं हाथ से भी खाना खा रहे हो ना तो बाएं हाथ से भी खाना खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अरे बस कर दे, क्या कर रहा है? सबूत इकट्ठे कर रहा है मेरे खिलाफ। अब तो मेरे पे स्टिंग ऑपरेशन करेगा क्या? तो कहां पे थे हम? हाँ, ऑडिटर पे थे कि मैनेजमेंट ने ये बोला। अब ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने बोला, मैनेजमेंट से क्या कहा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने? ए मैनेजमेंट, तुम सारे रिलेटेड पार्टी और ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करके डिस्क्लोज करो। ऑडिटर से कहा ऑडिटर बात सुनो, स्टेप नंबर 1 तुमने ये चेक करना है कि क्या मैनेजमेंट ने सारी रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई करके डिस्क्लोज कर दी है कि नहीं की। ये वेरीफाई करो। इंश्योर करो कंप्लीटनेस ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। इंश्योर करो, क्या बोला ऑडिटर से ऑडिटिंग स्टैंडर्ड? इंश्योर करो कंप्लीटनेस ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के सारी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कंप्लीटली रिकॉर्ड कर दी कि नहीं? उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा अच्छा, और अगर ये तलाश करने में, इस तलाश में, किस तलाश में? ए ऑडिटर तुम्हें अगर कोई मजीद रिस्क मिले ना उसको भी एड्रेस कर देना। हमने कहा ठीक है भाई। जैसे होता है ना, साइंसदान तजर्बा कोई और कर रहा होता है, चीज कोई और इजाद हो जाती है तो वो उसको इग्नोर कर देता है, कहता है ये तो मैंने इजाद ही नहीं करनी थी, वो उसको डस्टबिन में फेंक दे। ऐसे होता है क्या? ऐसे नहीं होता, उसको भी इंक्लूड करता है, उसको भी तुक्का। तो बिल्कुल। तो अगर हमें अपने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए रिलेटेड पार्टी पे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए, यानी कौन से प्रोसीजर? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का मतलब प्रोसीजर टू इंश्योर रिलेटेड पार्टी कंप्लीटनेस ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। हमें कोई और रिस्क भी सामने आ जाए ना, 1 2 3 4 कोई और रिस्क भी उसको भी हमने एड्रेस लेना। बोले बात समझ आती है कि नहीं? यही वो कह रहा है। अब हमें क्या सिखाएगा? हमें वो पहले तो आज के लेक्चर में ज्यादातर इंट्रोडक्शन है। आपको बताएगा रिलेटेड पार्टी क्या होती है, आपको बताएगा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन क्या होती है, फिर आपको बताएगा इसमें मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई हुई है जो मैंने आपको बता दी है, आपको बताएगा ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिलेटेड पार्टी के हवाले से, और फिर बताएगा वो जो आईकैप ने इस चैप्टर में सबसे ज्यादा पूछा हुआ है, वो क्या? प्रोसीजर टू इंश्योर कंप्लीटनेस ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। के रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की कंप्लीटनेस को इंश्योर करने के लिए ऑडिटर क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, यानी ये ढूंढने के लिए कि कोई रिलेटेड पार्टी या ट्रांजैक्शन मिस तो नहीं हो गई मैनेजमेंट से, ऑडिटर क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, ये हम आज सीखेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने 3 कंसेप्ट सीखने हैं। पहले में क्या सीखेंगे हम? इंट्रोडक्शन, कुछ टर्म्स वगैरह सीखेंगे हम जो कि इस चैप्टर में यूज होंगे। दूसरे लर्निंग ऑब्जेक्टिव में क्या सीखेंगे हम? मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो कि बड़ी सिंपल है, मैंने बातों बातों में आपको बता भी दिया। हाँ, आपने एक चीज का ध्यान रखना है, अगर एग्जाम में पूछे ना बताइए मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, तो आपने रिलेटेड पार्टी वाली नहीं लिखनी, आपने जनरल वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखनी है। टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डिजाइन इंप्लीमेंट इंटरनल कंट्रोल, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू ऑडिटर, क्योंकि उसने सिर्फ इतना पूछा है मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताओ।
और अगर वो पूछे मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न, हाँ तो क्या है, मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न अजम्पशन को असेस करना है, अगर कोई इवेंट या कंडीशन सामने आया उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना है, ये है मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ऑडिटर ने क्या करना है, ऑडिटर ने चेक करना है वेदर गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज एप्रोप्रिएट, और अगर उसे कोई इवेंट या कंडीशन सामने नजर आ जाए तो एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, और फिर उसके मुताबिक कंक्लूड करना है गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट हो तो क्या ओपिनियन होगा, नॉट एप्रोप्रिएट तो क्या होगा। वे समझ रहे हैं, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, गोइंग कंसर्न की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग है। अच्छा, और अगर एग्जाम में वो आपसे क्वेश्चन पूछे कि मुझे मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताओ रिलेटिंग टू फ्रॉड, फ्रॉड में तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं है, तो फिर फ्रॉड वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताएंगे। अगर गोइंग कंसर्न वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछे, अगर सब्सिक्वेंट इवेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछे, सब्सिक्वेंट वाली बताएंगे। ये होती है मुतशाबिहात, हमारे ऑडिट में क्या है, मुतशाबिहात। अबे मिलते जुलते कंसेप्ट है, एग्जाम में आंखें खोल के बताना होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछे, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी देख के खुश नहीं हो जाना, आगे देखना है किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछी है, सिर्फ रिलायबिलिटी देख के खुश नहीं हो जाना, पूछना है किसकी रिलायबिलिटी। एग्जाम में सिर्फ गोइंग कंसर्न प्रोसीजर देख के खुश नहीं हो जाना, यह भी देखना है कि गोइंग कंसर्न इश्यूज को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोसीजर पूछ रहा है कि गोइंग कंसर्न इशू आइडेंटिफाई होने के बाद वाले पूछ रहा है। ये क्वेश्चन की वर्डिंग से ध्यान से देख के फिर आंसर लिखना है, वरना क्या होगा, पूछेगा कोई और, हम बताएंगे कोई और, रिजल्ट कुछ और आएगा, एक्सपेक्टेशन कुछ और, रिजल्ट कुछ और। भाई समझ रहे हैं, आइए जरा आप स्टार्ट करते हैं। समझ आ गई आपको, रिलेटेड पार्टी में हमने आज 3 कंसेप्ट सीखने हैं। पहले कंसेप्ट में इंट्रोडक्शन यानी कुछ बेसिक कंसेप्ट्स, फिर दूसरे में रिस्पॉन्सिबिलिटी जो काफी हद तक आपको बता चुके हैं हम, और तीसरे हिस्से में क्या, प्रोसीजर। कौन सा प्रोसीजर, प्रोसीजर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर टू इंश्योर कंप्लीटनेस ऑफ रिलेटेड पार्टी। क्या प्रोसीजर टू इंश्योर कंप्लीटनेस ऑफ रिलेटेड पार्टी। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहता है क्या ये रिलेटेड पार्टी का चैप्टर टॉपिक प्रैक्टिस के लिए अहम है। बिल्कुल अहम है। क्यों अहम है, क्योंकि इस रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में रिस्क हाई होता है। क्यों रिस्क हाई होता है, फ्रॉड का चांस ज्यादा होता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में। अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बुरे वक्त में काम आ सकती है तो फ्रॉड करने में भी काम आ सकती है। वो चीज जो सारी दुनिया में से कोई हमसे 10 रुपए की नहीं खरीद रहा, वो 10,000 रुपए में रिलेटेड पार्टी को बेची जा सकती है और बाद में रिवर्स हो जाएगी। और वो चीज जो सारी दुनिया 10,000 में खरीदने को तैयार है, उसे 10 रुपए में रिलेटेड पार्टी को बेचा जा सकता है। ठीक है, नहीं बाद में रिवर्स नहीं हो गई है। हाँ, ये मिस एप्रोप्रिएशन। तो ये रिलेटेड पार्टी के साथ मिलके मिस एप्रोप्रिएशन का फ्रॉड भी हो सकता है, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का भी। ज्यादातर कौन सा होता है, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अगर आप फ्रॉड रिस्क फैक्टर में देखिए, फ्रॉड रिस्क फैक्टर में मुझे जाके बताइए जरा देख के अभी, क्या उसमें कोई रिलेटेड पार्टी वाला पॉइंट था कि अगर रिलेटेड पार्टीज एग्जिस्ट कर रही हो तो ये रिस्क फ्रॉड है, साबित करें, बताएं। तो अब समझ आ गई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हमारे लिए क्यों अहम है, रिस्क ऑफ फ्रॉड की वजह से। अब डेफिनेशन सुनने रिलेटेड पार्टी की। रिलेटेड पार्टी कौन सी है, रिलेटेड पार्टी कहता है वो रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन आप अपने अकाउंटिंग के सब्जेक्ट से उठाएं। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ने जो रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन दी है हम उसी को फॉलो करेंगे। जैसे पाकिस्तान में IFRS चलते हैं तो IAS 24 है रिलेटेड पार्टीज का, उसमें डेफिनेशन दी हुई है। और अगर रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन फ्रेमवर्क में ना मिले, फ्रेमवर्क में, तो फिर ये डेफिनेशन आपने चलानी है। ठीक है, कौन सी डेफिनेशन, रिलेटेड पार्टी है हर वो पर्सन या एंटिटी। अच्छा, इससे बहुत ही अहम बात हमें पता चली कि रिलेटेड पार्टी कोई कंपनीज भी हो सकती हैं, कोई इंडिविजुअल भी हो सकते हैं। रिलेटेड पार्टी का मतलब पर्सन या इंडिविजुअल कौन, जो कि कंट्रोल या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हमारे क्लाइंट को।
जो हमारे क्लाइंट को कंट्रोल कर रहे हैं। हमारे क्लाइंट को कौन कंट्रोल कर रहा है? डायरेक्टर कंट्रोल कर रहे हैं। और कौन कंट्रोल कर रहा है? मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स कंट्रोल कर रहे हैं। सीईओ कंट्रोल कर रहा है। होल्डिंग कंपनी कंट्रोल कर रही है या इन्फ्लुएंस कर रही है? एसोसिएटेड कंपनीज इन्फ्लुएंस कर रही है। ये सारी हमारी क्या हुई? रिलेटिव। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे वो एंटिटीज कंट्रोल्ड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय क्लाइंट, जिनको हमारा क्लाइंट इन्फ्लुएंस कर रहा है, यानी जो हमारे ऑडिट क्लाइंट को इन्फ्लुएंस कर रही है वो भी रिलेटेड। और जिनको क्लाइंट इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये हमारा क्लाइंट, जो पार्टीज इसको इन्फ्लुएंस कर रही हैं वो भी रिलेटेड। और जिनको ये इन्फ्लुएंस कर रहा है, जैसे सब्सिडरी भी, होल्डिंग भी, डायरेक्टर्स भी, एसोसिएटेड कंपनीज भी, डायरेक्टर के इवन रिश्तेदार भी। अच्छा, इसमें ना आपने केस स्टडीज में अकाउंटिंग वाली डेफिनेशन अप्लाई नहीं करनी, हालांकि उसने बोला हुआ है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में कि अकाउंटिंग वाली डेफिनेशन अप्लाई होगी, लेकिन एग्जाम की केस स्टडी में आपने ये कंसेप्ट अप्लाई करना है, ये वाला, कि हर वो पर्सन जो हमारे क्लाइंट का इन्फ्लुएंस कर सकता होगा वो रिलेटेड पार्टी है। अब रिलेटेड पार्टी की किसमें सुने? अब सुने केस स्टडी के लिए। केस स्टडी में ये डेफिनेशन जो आपको बताई है ना, ये याद करने के लिए बताइए। एग्जाम में अगर डेफिनेशन पूछ ले, किस्मत अच्छी हो तो आप इसको छाप दे, लेकिन एग्जाम में ज्यादातर केस स्टडीज आएंगी। केस स्टडी में कैसे डिसाइड करेंगे कि ये पार्टी रिलेटेड पार्टी है कि नहीं? उसके लिए सिर्फ डेफिनेशन काफी है कि आपको एग्जाम्पल भी बतानी चाहिए। अब रिलेटेड पार्टी की एग्जाम्पल सुनिए जरा। केस स्टडी में इनमें से कोई भी चीज पार्टी आ गई ना, आपने उसे रिलेटेड पार्टी में क्लासिफाई करना है। उसके ऊपर बैठ के उधर रूल ना लगाना शुरू कर दीजिएगा, लॉ ने ये रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन बोली थी, इसमें आता है। लॉ की डेफिनेशन होती है पक्की वाली, उसमें हम एक एक चीज का ध्यान रखते हैं। ऑडिट की डेफिनेशन जो होती है ना, ये प्रैक्टिकल होती है, इसमें हम लीगल डेफिनेशन की तरफ नहीं, इसमें हम इन्फ्लुएंस की तरफ जाते हैं। अगर हमें लगे ना कि किसी भी पार्टी का इन्फ्लुएंस है, तो चाहे उसका कोई सीधा रिलेशनशिप सामने हमें नजर आ रहा हो या ना नजर आ रहा हो, हम कहते हैं उसे रिलेटेड पार्टी। जैसे होल्डिंग कंपनी, एसोसिएटेड कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, ये सारी क्या है? रिलेटेड पार्टी। क्या केस स्टडी के अंदर ये पार्टीज आ गई, आप इन्हें रिलेटेड पार्टी का कंसेप्ट आपके ज़हन में आ जाएगा? पक्की बात है, ओके। फिर इसके बाद जितने भी डायरेक्टर्स हैं, की मैनेजमेंट है, की मैनेजमेंट से क्या हमारा? सीईओ है, सीएफओ है, और इनके रिश्तेदार, भाई, इनके बहन, स्पाउस, चिल्ड्रन, सारे की रिलेटिव्स, ग्रैंड चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के चिल्ड्रन के चिल्ड्रन के चिल्ड्रन के चिल्ड्रन के चिल्ड्रन, चिल्ड्रन चिल्ड्रन। इतना गहरा कंसेप्ट तो आई क्या आपने नहीं कभी पूछा? भाई बहुत दूर अंदेश हैं, बड़ी दूर की सोचते हैं। आगे चलते हैं। एंटिटीज कंट्रोल्ड बाय अबव पार्टीज, वो पार्टी जो कि इनको कंट्रोल कर रही है। केस स्टडी में ज्यादा फोकस उसका इन दो कैटेगरीज के ऊपर होगा। ये बेसिकली एंटिटीज हैं, ये पर्संस हैं। फिर बता रहा हूं, रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में एंटिटीज भी शामिल होते हैं, पर्संस भी शामिल होते हैं। तो मुझे बताइए, क्या एग्जाम में केस स्टडी में से कोई भी अगर वो एग्जाम्पल लेके केस बनाता है, पहचान लेंगे रिलेटेड पार्टी है? स्पाउस का लफज आ जाए, रिलेटेड पार्टी। ब्रदर का, फादर का लफज आ जाए, डॉटर का लफज आ गया केस स्टडी में, एक केस स्टडी में वाइफ का वर्ड आ गया, रिलेटेड पार्टीज। अब आगे चले, ये तो हो गया रिलेटेड पार्टी। अब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन क्या है? पहले रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन बताई और फिर रिलेटेड पार्टी की एग्जांपल बताई। क्या हमने सिर्फ रिलेटेड पार्टीज आइडेंटिफाई की, ट्रांजैक्शन भी? अब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन क्या है? भाई ये बहुत मुश्किल है। रिलेटेड पार्टी के साथ जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कहलाएगी। रिलेटेड पार्टी इसके साथ जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कहलाएगी। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है। आप क्या समझते थे सिर्फ लॉ में ही ऐसा होता है? एक पब्लिक कंपनी मींस ए कंपनी व्हिच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी। इससे भी दो हाथ आगे के कंसेप्ट है। क्या? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। क्या? ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी इज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। शाबाश।
एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। एक एग्जांपल, दो एग्जांपल, तीन एग्जांपल, आ जाए, चार एग्जांपल लीजिए, शाबाश। पहली एग्जांपल, सेल एंड परचेज ऑफ एसेट्स। रिलेटेड पार्टी के साथ एसेट की सेल परचेज भी कर सकते हैं, करंट भी, नॉन करंट भी, इन्वेंट्री भी, फिक्स कुछ भी, ठीक है। फिर इसके बाद सिर्फ गुड्स नहीं, सर्विसेज की भी सेल परचेज कर सकते हैं, जैसे कंसल्टेंसी सर्विसेज, जैसे मैनेजमेंट सर्विसेज, आउटसोर्सिंग का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, हाँ, तो आउटसोर्स कर सकते हैं, जैसे अकाउंटिंग सर्विसेज। तो इसका मतलब है रिलेटेड पार्टी के साथ गुड्स की सेल परचेज भी हो सकती है, सर्विसेज के एग्रीमेंट भी हो सकते हैं, ठीक है जी भाई। और कौन सी ट्रांजैक्शन हो सकती है, और भी कैटेगरी ऑफ ट्रांजैक्शन भाई, कोई लोन गारंटी या उसकी रीपेमेंट भी रिलेटेड पार्टी, हाँ ये तो होता है, ये तो हमने कंपनी लॉ में भी पढ़ लिया था। कंपनी लॉ, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी, एसोसिएटेड कंपनी को लोन देना हो तो क्या कंडीशन, वहां कंडीशन पड़ी थी, यहाँ पे वो एग्जांपल बता रहा है कि रिलेटेड पार्टी के साथ अगर रिलेटेड पार्टी एक दूसरे को लोन दें, ये भी एक ट्रांजैक्शन, उसकी रीपेमेंट करे, ये भी एक ट्रांजैक्शन है, ठीक है। फिर ट्रांजैक्शन बिटवीन क्लाइंट एंड रिलेटेड पार्टीज, ये क्या है, ये तो डेफिनेशन, ये छोड़ दें इसको, ये कोई डेफिनेशन नहीं है ये। चलिए भाई, ये बात समझ आ गई। अब एक बहुत ही अहम क्वेश्चन आपसे पूछने जा रहा हूं, मुझे बताइए क्या रिलेटेड पार्टी, अब मेरा फोकस है केस स्टडीज के ऊपर, केस स्टडी में कैसे टेस्टिंग करेगा। क्या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की समझ आ गई आपको? सुने, कुछ ट्रांजैक्शन होती है रिलेटेड पार्टी जो होती है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की, कौन सी होती है, और कुछ होती है आउटसाइड और नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की। कुछ ट्रांजैक्शन है नॉर्मल, कुछ है एबनॉर्मल, यानी उसे एबनॉर्मल को हम, एबनॉर्मल कहना ना थोड़ा सा एबनॉर्मल लगता है, तो इसको हम कहते हैं आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी रूटीन से हटके। जरा अपनी पूरी प्रोफेशनल जजमेंट को इस्तेमाल करें और मुझे बताइए, एक दो तीन एग्जांपल्स हैं आपके सामने, इनमें से कौन सी एग्जांपल या कौन कौन सी एग्जांपल नॉर्मल ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की ट्रांजैक्शन है, और कौन कौन सी आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की ट्रांजैक्शन है। पहले सुनने पूछ क्यों रहा हूं, क्योंकि केस स्टडी के अंदर वो आपसे जजमेंट करवाएगा, क्योंकि ऐसी ट्रांजैक्शन जो आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होती है, इनमें रिस्क ऑफ फ्रॉड ज्यादा होता है। तो जरा बताइए, क्या आप पहचान सकते हैं? क्यों मैं आपसे ये सवाल क्यों पूछ रहा हूं, पहले मुझे ये बताएं। क्योंकि आईकैप केस स्टडी में आपसे डिसीजन करवाएगा कि कौन सी ट्रांजैक्शन नॉर्मल है और कौन सी आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, क्योंकि जाहिर है जो आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है ना, उसमें कुछ ज्यादा प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप। पहला, सेल एंड परचेज ऑफ एसेट, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की ट्रांजैक्शन, ओके। दूसरा, सर्विसेज, कंसल्टेंसी, मैनेजमेंट या अकाउंटिंग सर्विसेज का एग्रीमेंट, ये भी नॉर्मल रूटीन में। तीसरा, लोन गारंटी या रीपे, आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी ये कभी कभार होती है। शाबाश। अच्छा, अब सुन लीजिए, क्योंकि आपने आधा कंसेप्ट बता दिया है, आपने बताया नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन को सामने रख के कि कौन सी ट्रांजैक्शन ऑर्डिनरी है और कौन सी आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। लेकिन याद रखिएगा कि एग्जाम में आपने ये डिसाइड करने के लिए कि कोई ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है कि नहीं, नेचर को भी सामने रखना है, टर्म्स एंड कंडीशन को भी सामने रखना है। अगर ट्रांजैक्शन हो ना सेल ऑफ एसेट की, लेकिन साथ ही साथ राइट टू रिटर्न भी दिया हो जो नॉर्मली नहीं दिया जाता, तो सेल ऑफ एसेट वाली भी आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हो सकती है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन की वजह से नहीं, टर्म्स एंड कंडीशन की वजह से। अगर उधार सामान दिया, राइट टू रिटर्न नहीं है, उसी प्राइस पे दी, लेकिन प्राइस मार्केट से बहुत कम है, तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन देखें नॉर्मल है। टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन अब आपको आईकैप की केस स्टडी बताता हूं, आपको शायद यकीन नहीं आएगा। उसने बोला कि उधार में सामान दिया और उसकी पेमेंट होगी 5 साल बाद।
नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन देखे तो ऑर्डिनरी है, लेकिन टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन देखे तो आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। क्या इसको आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की कैटेगरी में ले जाना चाहिए? क्या आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस पे जो हम कुछ खास प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, क्या अब परफॉर्म करने चाहिए वो? बिल्कुल। तो डिसाइड किया, तो हम किस कंक्लूजन पे पहुंचे कि हमें ट्रांजैक्शन में को देख के ये फैसला करना होगा एग्जाम में कि ये नॉर्मल है कि आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। और ये फैसला करने में आपने सिर्फ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन को नहीं देखना, उसको तो देखना ही देखना है, उसके साथ साथ टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन देखना है। एग्रीड? ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, बैंक का, हाँ अगर कहे ना बैंक से लोन लिया है तो फिर आप कहेंगे नॉर्मल, लेकिन वो कभी लोन बैंक से नहीं कहे, वो कहेगा होल्डिंग कंपनी से लोन दिया है, होल्डिंग कंपनी से लोन लिया है। हाँ बैंक के साथ टर्म एंड कंडीशन फिर भी देखेंगे। कोड ऑफ एथिक्स भूल गए? कोड ऑफ एथिक्स में भी था, हाँ जी, लोन वाली रिक्वायरमेंट कि उसकी सिग्निफिकेंस डिपेंड्स ऑन टर्म्स एंड कंडीशन। अच्छा, वो कह रहा है बताओ रिलेटेड पार्टी में रिस्क क्यों हाई है? भाई इसलिए कि इसमें फ्रॉड हो सकता है, इसलिए कि ये ट्रांजैक्शन हो सकता है मार्केट टर्म्स एंड कंडीशन पे ना हो सकता है मैनेजमेंट को होती ना पता हो रिलेटेड पार्टी कौन कौन सी है, तो मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई, हाँ उनकी जान पहचान ना और रिलेटेड पार्टी के साथ ना पता हो ना उनको कि रिलेटेड पार्टी है। हाँ ऐसा हो सकता है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सुनिए, एक एग्जांपल फिल्मी, एक एग्जांपल पास्ट पेपर में से। पहले कौन सी एग्जांपल? फिल्मी। दो भाई थे बचपन के में बिछड़ गए मेले में, एक हो गया कालिया डाकू के पास चला गया और एक एसपी के पास, एसपी ने उसको गोद ले लिया। अब दोनों की परवरिश हो रही है, बड़े हो रहे हैं, बड़े हो गए। अब बताइए क्या उनको पता है कि हम भाई रिलेटेड पार्टी है? नहीं। तो मेले के बिछड़े हुए भाई ये क्या है? रिलेटेड पार्टी। उन्हें लेकिन उनको पता नहीं हम रिलेटेड पार्टी है। लेकिन इसकी अब कंपनी की एग्जांपल सुने। डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर इंटरेस्ट, डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर इंटरेस्ट। कालिया भाई को मेरा सलाम कहना जाके, बस भी कर देगा, पूरा बुकुआ भी करना शुरू कर दिया उसने। है मिसाल होती है ना, उसको ऑपरेशन नहीं करना होता, मिसाल सुनते आगे है। तो वो क्या, हाँ वो क्या, हमने तो कंपनी लॉ में पढ़ा था डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर्स इंटरेस्ट। याद रखे डायरेक्टर 12 है ना, हर डायरेक्टर को अपने अपने बहन भाई स्पाउस चिल्ड्रन का पता होगा और दूसरे का तो नहीं ना पता होगा। तो मुझे बताइए अगर कोई एक डायरेक्टर छुपा ले ट्रांजैक्शन, हालांकि कंपनी लॉ ने बोला हुआ था कि डिस्क्लोज करना है ताकि अप्रूवल करे, डिस्क्लोज करना है ताकि अप्रूवल करे, डिस्क्लोज करना है ताकि अप्रूवल करे, लेकिन अगर कोई एक डायरेक्टर नहीं बताता, क्या दूसरे डायरेक्टर को पता होगा कि रिलेटेड पार्टी है? तो बाज़ औक़ात ऐसे होता है इंटेंशनली या अनइंटेंशनली रिलेटेड पार्टीज के बारे में नॉलेज नहीं होता, तो इस वजह से रिस्क है। तो फिर ऑडिटर कहता है कोई बात नहीं, तुम नहीं ढूंढ सके हम ढूंढेंगे। कैसे ढूंढेंगे वो सिखाएगा भी थोड़ी देर में। आगे चलते हैं। फिर और क्या है? कंप्लेक्स इंटर कंपनी स्ट्रक्चर होता है बाज़ औक़ात, क्योंकि होल्डिंग कंपनी भी है, सब्सिडरी भी है, तो अगर कोई बड़ा ग्रुप हो ना तो उसमें फिर रिलेटेड स्ट्रक्चर इतना कंप्लेक्स होता है, रिलेटेड पार्टी ढूंढना मुश्किल हो जाता है। बड़ा स्ट्रक्चर हो जिसमें सब्सिडीज की तादाद ज्यादा है, होल्डिंग के, तो ये भाई कुछ प्रैक्टिकल मसले मसाइल है जिनकी वजह से रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में रिस्क ज्यादा है। इनमें से वैसे हमारे लिए सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है वो ये फ्रॉड वाला होता है। डन जी। अब उसने बोला कि क्या रिलेटेड पार्टी, आपको 3 कंसेप्ट समझ आ गए अभी तक की सारी डिस्कशन के बाद। नंबर 1 रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन, दूसरा और एग्जाम्पल, दूसरा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन और एग्जाम्पल, तीसरा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में रिस्क क्यों हाई होता है। 4 एग्जाम्पल समझ आ गए? ओके। अब सुने मैनेजमेंट की क्या कोई, नेक्स्ट कंसेप्ट, मैनेजमेंट की क्या रिस्पांसिबिलिटी है, ऑडिटर की क्या रिस्पांसिबिलिटी है रिलेटेड पार्टी के हवाले से। भैया मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी, अच्छा इसमें ना एक बड़ा ही एक्सेप्शनल केस है। अमूमी तौर पे अगर आप देखें ना तो किसी भी कंसेप्ट में इसके अलावा मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी ज्यादा होती है, ऑडिटर की कम होती है। मैनेजमेंट ने काम सारा मैनेजमेंट ने करना, ऑडिटर ने, भाई स्टॉक अकाउंट की रिस्पांसिबिलिटी किसकी है? ऑडिटर सिर्फ चेक करेगा, वेरीफाई करेगा।
गोइंग कंसर्न को वैल्यूएट करना, उसके बाद डिस्क्लोजर आइडेंटिफाई, मैनेजमेंट ऑडिटर सिर्फ उसको चेक कर। यहां पे सुनिएगा जरा, यहां पे मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सिर्फ एक, क्या कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना, अकाउंट फॉर करना। यहां पे एक और चीज लिख रहे क्योंकि मुझे लॉ जो है ना वो याद आ रहा है, अप्रूव करना, प्रॉपर अप्रूवल, अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर। अप्रूवल करना भी तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, लॉ में पढ़ा था। तो मैनेजमेंट की सिर्फ एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना, अप्रूव करना, डिस्क्लोज करना, अकाउंट फॉर करना भी लिख ले, अकाउंट फॉर भी लिखा हुआ है, चले 4 ओके। आइडेंटिफाई करना, अप्रूव करना, अकाउंट फॉर करना, डिस्क्लोज करना, आइडेंटिफाई करना, अप्रूव करना, अकाउंट फॉर करना, डिस्क्लोज, ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उसी के अंदर सब है। और कुछ केसेस में तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, कब? जब एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। याद है डेफिनेशन में पढ़ा था, अगर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है तो जो फ्रेमवर्क में लिखा है डेफिनेशन वो होगी, और अगर फ्रेमवर्क में रिलेटेड पार्टी का स्टैंडर्ड ही नहीं है तो फिर उन्होंने कहा था ये रिस्पॉन्स। तो अगर तो काउंटिंग फ्रेमवर्क जो मैनेजमेंट फॉलो कर रही है उसमें रिलेटेड पार्टी की रिक्वायरमेंट है तो फिर तो मैनेजमेंट की ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। लेकिन अगर रिलेटेड पार्टी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं, ठीक है। आईटी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी सुने, अगर तो फ्रेमवर्क में आईटी की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, किस लिए? देखने के लिए कि कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मिसिंग तो नहीं है, रिस्क आइडेंटिफाई करने के लिए। और जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए अगर तो कोई रिस्क सामने नहीं आता, क्या? तो काम यही खत्म। लेकिन अगर कोई रिस्क सामने आता है तो फिर फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, किस लिए? उस रिस्क को एड्रेस करने के लिए, ठीक है। फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, ताकि किस लिए? ताकि इंश्योर हो जाए सारी रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोज कर दी गई है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नाम लेंथ बेसिस पे हैं, कोई फ्रॉड भी नहीं है। आईटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है। यानी मैं इसको थोड़ा सम अप कर रहा हूं, आईटी की 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। नंबर 1, अभी मैं कंसेप्चुअल डिस्कशन कर रहा हूं, अल्फाज की नहीं, अल्फाज शायद मुख्तलिफ होंगे लेकिन कंसेप्ट। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो फ्रेमवर्क में रिलेटेड की रिक्वायरमेंट है उसको फॉलो करना। आईटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 फोल्ड है, एक ये भी देखना है कि फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट पूरी हुई कि नहीं हुई, और दूसरा साथ ये भी देखना है कि कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं किया हुआ। भाई हो सकता है ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज कर दी हूं लेकिन उनमें फ्रॉड हो, ठीक है। और इवन सुन लीजिए, अब मैं आपको थोड़ी अजीब बात बताने लगा, अगर फ्रेमवर्क में रिलेटेड पार्टी की रिक्वायरमेंट नहीं है ना तो मैनेजमेंट की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी 0 हो जाती है, ऑडिटर की स्टिल रिस्पॉन्सिबिलिटी 1 रहती है। अब उसने ये नहीं देखना कि मैनेजमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की है कि नहीं, वो नहीं क्यों नहीं देखना, वो तो है ही नहीं। लेकिन रिस्क ऑफ फ्रॉड फिर भी असेस करना है, क्योंकि रिलेटेड पार्टी को डिस्क्लोज करना रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन रिलेटेड पार्टी फिर भी मौजूद तो होंगी, ठीक है। अगर डायरेक्टर के ऊपर यह लाजमी नहीं है कि रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोज करे तो इसका यह मतलब नहीं है उसकी रिलेटेड पार्टी होगी, उसके साथ ट्रांजैक्शन भी होगी, डिस्क्लोज करा रही हो, तो इसलिए ऑडिटर की जिम्मेदारी बल्कि बढ़ जाती है। अब उसे भाई समझ रहे हैं? तो इसलिए मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि सारी रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज करे। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? नंबर 1 देखें वो डिस्क्लोज ठीक है कि नहीं, और नंबर 2 रिस्क ऑफ फ्रॉड असेस करे और उसके मुताबिक प्रोसीजर परफॉर्म करे, ठीक है जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझ लग गई। मैनेजमेंट ने कहा सर हमने रिलेटेड पार्टी सारी डिस्क्लोज कर दी है, आओ अब चेक कर लो, इंश्योर कर लो। क्या इंश्योर कर लो? कि रिलेटेड पार्टी कंप्लीट है कि नहीं, हम पे तो आपने एतबार नहीं करना, ये लिस्ट पड़ी है, चेक कर लो। अब तीसरा कंसेप्ट क्या है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर टू इंश्योर कंप्लीटनेस ऑफ रिलेटेड पार्टीज। तीसरा कंसेप्ट क्या पढ़ने जा रहे हैं? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर
टू इंश्योर कंप्लीटनेस ऑफ, यानी वो प्रोसीजर अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं जिसको परफॉर्म करने के बाद अगर मैनेजमेंट ने कोई रिलेटेड पार्टी छुपाई भी होगी ना, आप उस रिलेटेड पार्टी को ढूंढ लेंगे। अब क्या प्रोसीजर बताने जा रहे हैं? छुपाई होगी तो उसको ढूंढेंगे, क्या? कंप्लीटनेस को इंश्योर करेंगे। हाँ, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बताएंगे ना, बताएं आपको? इतना इशरार करते हैं तो बता ही देते हैं। पहला, मैनेजमेंट से इंक्वायरी करो। 7.5 मिनट, 7.5 मिनट में इंशाल्लाह अगर चुप करके आप सुनते रहे, जितना शोर मचाएंगे मचा ले, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपके चुप होने का इंतजार कर लेता हूँ, आप मचा ले शोर, मसला कोई नहीं है कोई। मिक्स हो, कोई बात नहीं, मिक्स होने दे। घर जाके जब आप सोएंगे तो वो अलग अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएगा, बेफिक्र है। ओके, 2 दिन की ब्रेक ले लें, शाबाश। आप 2 साल की ब्रेक ना ले लें, 2 साल में कर लेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि मुझे पता है अभी आप शोर मचा रहे हैं 10 मिनट के लिए, और बाद में आपने कहना है सर 31 जनवरी से एक दिन हम आगे नहीं जाएंगे, बस 31 ऐसे बोलेंगे ना। तो हमने प्लान किया हुआ है कि भैया ये इस दिन ये पढ़ाना है, इस दिन ये पढ़ाना है, इस दिन ये पढ़ाना है। आज के प्लान में ये शामिल है, पढ़ाना है, मतलब पढ़ाना है तो पढ़ाना है, पढ़ दे। ओके, अभी तक पढ़ाई नहीं है हमने, अभी तक पढ़ा भी दिया होता, इतनी जल्दी भी नहीं पढ़ाना था। सबसे पहले कहता है मैनेजमेंट। अब क्या सीख रहे हैं हम? ऑडिटर। ऑडिटर कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करेगा कि उसे पता चल जाएगा कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कंप्लीट है क्योंकि मिसिंग है। यही मकसद है ना, टू इंश्योर कंप्लीटनेस ऑफ रिलेटेड पार्टी, यही मकसद है ना। पहला प्रोसीजर क्या? मैनेजमेंट से इंक्वायरी करो। ए मैनेजमेंट तुझे कसम है, ए मैनेजमेंट अपनी सारी रिलेटेड पार्टी मुझे बता दो, अपनी सारी रिलेटेड पार्टी मुझे बता दो, और ये भी बता दो कौन सी रिलेटेड पार्टी पिछले साल रिलेटेड पार्टी नहीं थी, इस दफा नहीं आई है। लिस्ट ऑफ रिलेटेड पार्टी दे दो। मैनेजमेंट ने कहा दी रिलेटेड पार्टी की लिस्ट। हमने कहा उसके साथ जो नेचर ऑफ रिलेशनशिप है वो भी बताओ, उसने कहा बताया। हमने कहा उसके साथ जो ट्रांजैक्शंस की है तुमने वो भी बताओ, वो भी बताई। बल्कि वो पता है क्या करते हैं, उन्हें पता होता है ऑडिटर ने सारा कुछ पूछना है। वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर होता है ना, अगर आप नोट करें तो वही उठा के कॉपी दे देती है कि ये लो, हाँ ये ट्रांजैक्शन है। हमने कहा अच्छा, हमारा एक असूल है कि जब कभी मैनेजमेंट से इंफॉर्मेशन लेनी है ना, चेक करना है वो इंफॉर्मेशन जो प्रिपेयर की गई है वो उसके कंट्रोल्स कैसे थे। क्योंकि अगर गुड कंट्रोल में इंफॉर्मेशन प्रिपेयर की गई है तो वो लाइकली टू बी गुड, और अगर वीक कंट्रोल में प्रिपेयर की गई है लाइकली टू बी वीक। तो हम उससे दूसरा सवाल पूछेंगे, भैया इंफॉर्मेशन तूने दे दी, बताओ तुम्हारे कंट्रोल्स क्या थे इस इंफॉर्मेशन को प्रिपेयर करने में? क्या कोई ऑथोराइजेशन वगैरह, अप्रूवल वगैरह, कोई इस तरह के कंट्रोल्स थे? कंट्रोल्स की भी इंक्वायरी करेंगे। मैनेजमेंट से इंक्वायरी कर ली क्या सिर्फ इंक्वायरी से हमारे प्रोसीजर खत्म हो जाते हैं? ये तो हमने चैप्टर 1 में पढ़ लिया था। इंक्वायरी अलोन इज नॉट सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस, इट मस्ट बी सपोर्टेड बाय अदर एविडेंस, अदर प्रोसीजर। एंगेजमेंट टीम की डिस्कशन, एंगेजमेंट टीम शुरू होने, ऑडिट शुरू होने वाला है, सारी टीम को बुलाया जाएगा, एक मीटिंग होती है। पता नहीं उसका नाम किसने रखा था, लेकिन उसको अमूमी तौर पे प्रैक्टिस में बोलते हैं किक ऑफ मीटिंग। किक ऑफ, स्टैंडर्ड में नाम नहीं है, किक ऑफ मीटिंग, कि टीम सारी फर्म में मौजूद है, किक कर करके ना उसे क्लाइंट पे फेंका जाता है, जा तू भी जा, आ जा तू भी जा क्लाइंट पे। किक ऑफ मीटिंग कौन सी मीटिंग होती है? स्टार्ट में उस मीटिंग में सारे लोग बैठे हैं टीम के, उनके दरमियान में डिस्कशन हो रही है, वो एक दूसरे को बताते हैं, ए भाई तुम पहली दफा आए हो इस एंगेजमेंट में, मैं पिछले साल भी था, इसकी ये रिलेटेड पार्टी है, मुझे बताइए। डिस्कशन अमंग एंगेजमेंट टीम हो रही है। डिस्कशन कहां हो रही है? एंगेजमेंट टीम के दौरान में। कब? स्टार्ट में होती है नॉर्मली। वैसे तो पूरा थ्रू आउट द ऑडिट एंगेजमेंट डिस्कशन होती रहती है, लेकिन स्टार्ट में लाजमी होती है, जिसमें जो हमारे नॉर्मली सीनियर किस्म के लोग होते हैं, जिनको ऑलरेडी उन्होंने पास में कुछ एक्सपीरियंस होगा, क्लाइंट पे काम किया होगा, उन्हें कुछ ना कुछ पार्टीज का पता होता है। वो क्या करते हैं, बाकी सारी टीम को बताते हैं, न्यू कमर्स को, भाई ये रिलेटेड पार्टी है, तुम नए आए हो, तुम इसलिए बता रहे हैं। अब ये रिलेटेड पार्टी के साथ जो ट्रांजैक्शन होगी ना, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको अपना स्केप्टिसिज्म हाई रखना पड़ेगा। नॉर्मल ट्रांजैक्शन के पर रिलेटेड पार्टी में रिस्क ज्यादा है, तो आपका स्केप्टिसिज्म भी नए आए हो इसलिए बता रहे हैं हम, ठीक है। और फिर आपने अलर्ट रहना है,
अगर आपको कोई ऐसी इंडिकेशन मिले ना कि जिससे लगे कि रिलेटेड पार्टी है, तो फौरन मेरे को भाई को बताना। सीनियर क्या कहता है, फौरन भाई को बता। अगर कोई रिलेटेड पार्टी हो छुपा के ना बैठ जाना, मुझे भी बताना। जो रिलेटेड पार्टी होगी मुझे भी बताना, छुपा ना लेना ये इंफॉर्मेशन। हाँ जी भाई समझ आ गया। तो दो प्रोसीजर हो गए। क्या हो गया, इंक्वायरी। इंक्वायरी किससे करनी है, मैनेजमेंट से। दूसरा क्या हुआ, डिस्कशन एंड एंगेजमेंट। क्या आप समझते हैं कि सीनियर, हमारे जो फर्म के सीनियर्स होते हैं, एंगेजमेंट के स्टार्ट में उन्हें बता देना चाहिए कि ये रिलेटेड पार्टी है, इन ट्रांजैक्शन को ध्यान से देखना। बता देना चाहिए। स्टैंडर्ड कहता है बता देना चाहिए, प्रैक्टिस में नहीं बताते। वो कहते हैं हम रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, वो ये कहते हैं, हाँ, डिस्क्लोज करेंगे, हम करेंगे। तो वो ये कहते हैं कि देखते हैं आप टीम जूनियर ये रिलेटेड पार्टी खुद से आइडेंटिफाई करता है कि नहीं। अगर उसने खुद से आइडेंटिफाई किया तो इसका मतलब उसने सही काम किया। अगर खुद से आइडेंटिफाई नहीं किया तो मतलब गलत। ये एक उनकी अपनी अप्रोच है। वरना स्टैंडर्ड क्या कहता है कि हाँ, स्टार्ट में डिस्कशन में एंगेजमेंट टीम करो, और जो सीनियर लोग हैं जिनको इल्म है वो उन लोगों तक बात पहुंचाए जिनको इल्म नहीं है। स्टैंडर्ड ये कहता है। भाई यही बात आ गई सामने, देखे जरा पढ़ के देखे, यही बात लिखी हुई है, कुछ और तो नहीं पढ़ा दिया। चलिए दो प्रोसीजर हो गए। पहला प्रोसीजर क्या हो गया, इंक्वायरी। दूसरा क्या हो गया, डिस्कशन अमंग एंगेजमेंट टीम। तीसरा इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट। कहता है कुछ ऐसा रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट्स देखो जिनसे रिलेटेड पार्टी का पता चल जाएगा। जैसे बर्थ सर्टिफिकेट देख लो, फैमिली का नहीं, ये नहीं है, ये पर्सनल हो जाएगा। ये डॉक्यूमेंट नहीं देखना हमने, हालांकि इससे भी रिलेटेड पार्टी का पता चल जाएगा, लेकिन प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स देखने हैं। प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स क्या कह रहा है, जैसे बैंक कंफर्मेशन, लीगल कंफर्मेशन। भाई बैंक कंफर्मेशन से रिलेटेड पार्टी कैसे आइडेंटिफाई होगी, बैंक बताएगा ये पार्टीज ने एक दूसरे की गारंटी दी हुई है। याद है कंफर्मेशन लेटर सेंड करते हैं तो गारंटी पूछते हैं ना, उसके पीछे पर्पस ये था कि जिसकी गारंटी दी होगी वो कोई हैरा करा होगा, अपना ही होगा। शाबाश। तो ये रिलेटेड लीगल कंफर्मेशन लेटर से भी पूछे। क्यों, क्योंकि लॉयर्स को लीगल स्ट्रक्चर का पता होता है। उन्हें पता होता है कि इसके डायरेक्टर्स कौन है, कंपनी को ये होल्डिंग कंपनी कौन सी है, सब्सिडी कौन सी है। अमूमी तौर पे जैसे फैमिली डॉक्टर होता है ना, कि तकरीबन सारे घर वाले उसी के पास जाते हैं, तो उसको सारी फैमिली का अंदाजा होता है इनकी फैमिली में कौन कौन। उसी तरह जो लॉयर्स होते हैं ये भी अमूमी तौर पे पूरे ग्रुप को डील करते हैं। जो टैक्स कंसल्टेंट होते हैं ये भी अमूमी तौर पे पूरे ग्रुप के लिए आते हैं। और जो ऑडिटर भी होते हैं बाज़ औक़ात पूरे ग्रुप के लिए आते हैं, लेकिन ग्रुप की ऑडिटिंग आपके सीफैप लेवल पे, कैफ लेवल पे नहीं है। तो इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट से रिकॉर्ड को इंस्पेक्ट करेंगे तो छुपी हुई पार्टी जाहिर हो जाएगी। बैंक कंफर्मेशन लेटर, लीगल कंफर्म, मिनट्स ऑफ द मीटिंग। किसकी मीटिंग के मिनट्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के मिनट्स, शेयर होल्डर्स की मीटिंग के मिनट्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग के मिनट से पता चलेगा डायरेक्टर्स कौन कौन है। शेयर होल्डर की मीटिंग के मिनट से पता चलेगा बड़े बड़े शेयर होल्डर कौन से हैं। और क्या, थर्ड पार्टी कंफर्मेशन। थर्ड पार्टी के जैसे डेटर्स क्रेडिटर वाले को कंफर्मेशन लेटर सेंड करे ना, उससे भी कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है। हो सकता है कोई डेटर ये कहे भैया मेरे को राइट टू रिटर्न दिया गया है, और हम कहें भाई बाकी डेटर को तो राइट टू रिटर्न दिया नहीं गया, तुम मामे लगते हो। वो कहे हाँ वाकई में मामा लगता हूं, हाँ वो सीईओ जो है वो मेरा भांजा है। अच्छा, रिलेटेड आइडेंटिफाई हो सकती है कि नहीं। शेयर होल्डर्स के रजिस्टर से ये ऊपर बात हो गई कि पता चलता है कि कितने % शेयर किसके पास है, मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स। टैक्स रिटर्न से, वो टैक्स पड़ा तो उसमें एक पॉलिसी होती है, एक होती है ग्रुप टैक्सेशन। एक कंपनी का लॉस दूसरे के प्रॉफिट के साथ सेटअप हो सकता है। तो अगर हमें टैक्स रिटर्न से पता चले एक का प्रॉफिट दूसरे के साथ सेटअप हुआ, हम कहेंगे ये क्यों सेटअप हुआ है, ये रिलेटेड पार्टी है, रिलेटेड पार्टी है। टैक्स रिटर्न से भी ऑफ बुक कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो के ऑडिटर को बताए ही नहीं गए, छुपाए गए हैं कॉन्ट्रैक्ट। इंटरनल ऑडिट, कंफ्लिक्ट स्टेटमेंट का मतलब है कि डिस्क्लोजर, वो नहीं था, वो डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर्स इंटरेस्ट, वो डिस्क्लोजर पढ़ लो। कंफ्लिक्टिंग स्टेटमेंट उसको जनरली बोलते हैं इस तरह की स्टेटमेंट को, क्या
कंफ्लिक्टिंग का मतलब है सर मेरा इंटरेस्ट कंपनी के इंटरेस्ट के साथ कंफ्लिक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये ट्रांजैक्शन आप जो लैंड बाय कर रहे हैं वो मेरे भाई की है। डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर्स इंटरेस्ट, इस तरह की स्टेटमेंट को पढ़ ले, इससे पता चल जाएगा कि ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। तो 3 प्रोसीजर हो गए। ये सारे प्रोसीजर हमने किस लिए परफॉर्म किए थे? कंप्लीटनेस ऑफ रिलेटेड पार्टी को इंश्योर करने का। पहला कौन सा था? इंक्वायरी। दूसरा कौन सा? डिस्कशन अमंग एंगेजमेंट टीम। तीसरा कौन सा? इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट। अदर प्रोसीजर। अदर प्रोसीजर क्या? पिछले साल के वर्किंग पेपर देख लो। क्यों? क्योंकि उसमें पिछले साल की रिलेटेड पार्टी की लिस्ट होगी, कंपेयर कर लो, कोई मिस तो नहीं है। अगर मिस है तो क्यों है? कम है तो क्यों है? ऐड हो रही है तो क्यों हो रही है? शाबाश भाई। पिछले साल के वर्किंग पेपर देखने चाहिए कि नहीं? वर्किंग पेपर के साथ पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी जाए देख लो। फिर कह रहा है कोई ग्रुप ऑडिटर से पूछ लो, कोई ग्रुप के दूसरे ऑडिटर है ना, उससे भी पूछ लो। क्या मतलब? होल्डिंग कंपनी है ना अगर कोई, उससे पूछ लो। क्योंकि ये हो सकता है सब्सिडी ने हमें ना बताया हो कि उसकी कोई होल्डिंग कंपनी है, लेकिन होल्डिंग कंपनी का ऑडिटर हमें बता दे कि ये सब्सिडरी कंपनी है। भी है कि नहीं हो सकता? तो कहता है ग्रुप ऑडिटर से पूछ लो। ठीक है। फिर इंक्वायर प्रीडिसेसर ऑडिटर। प्रीडिसेसर ऑडिटर भाई ये काम तो आप तब करेंगे अगर पिछले साल का ऑडिट आपने किया है। तो अगर पिछले साल का ऑडिट आपने नहीं किया, प्रीडिसेसर ऑडिटर से पूछ लो और डायरेक्टर से पूछ लो। ए डायरेक्टर, एक बात पूछूं, सच से बताएंगे? ये आपका जो टाइम है ये तो सुबह 9 बजे से लेके शाम 6 बजे तक है। ये 3 बजे आप किधर चले जाते हैं रोज? हाँ, कह रहे बरकत मार्केट जाता हूं क्योंकि उधर मैं एक और बिजनेस स्टार्ट किया, उधर एक और कंपनी है, मैं उसमें भी डायरेक्टर हूं। हमने कहा ये चीज, हमने कहा हमने इंक्वायर, यही तो इंक्वायर करना था कि डायरेक्टर या ऑफिसर की किसी और कंपनी में एफिलिएशन तो नहीं है, कि बरकत मार्केट में है उस कंपनी में। वहां क्यों? क्योंकि अगर एफिलिएशन है तो वो कंपनी भी रिलेटेड पार्टी नहीं हो गई। लॉ में पढ़ा नहीं था, एक डायरेक्टर दूसरी कंपनी में भी डायरेक्टर हो तो वो एसोसिएटेड कंपनी हो जाती है, और एसोसिएटेड कंपनी रिलेटेड पार्टी नहीं हो जाती। नहीं पहुंचे केस स्टडी में वो करेगा ये बात। वो कहेगा एक पर्सन है इस कंपनी में डायरेक्टर है, दूसरी कंपनी में भी डायरेक्टर है। अब बताइए इन कंपनीज के आपस में ट्रांजैक्शन की मसला तो नहीं है ना? हम पहले साबित करेंगे रिलेटेड पार्टी है, फिर साबित करेंगे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, फिर कहेंगे इसमें रिस्क हाई है, फिर उसके बाद लिखेंगे कि अब इसको एड्रेस करने के लिए हमें प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे। लेकिन अगले लेक्चर में, आज के लेक्चर में हमने रिलेटेड पार्टी को, छुपी हुई रिलेटेड पार्टी को पाताल से निकालना सीखा। अब अगले लेक्चर में हमने ये सीखना है कि इस रिलेटेड पार्टी के साथ सलूक क्या करना है। इसके साथ वो सलूक करेंगे, इसके साथ वो सलूक कि कम से कम एग्जाम तक याद रखेंगे आप, कम से कम एग्जाम। भाई आज हमने क्या सीखा? रिलेटेड पार्टी। सबसे आज घर वाले पूछेंगे भाई ऑडिट सीखने के लिए भेजा था, क्या सीख के आए हो? आपने कहना है सबसे पहले क्विज हुआ, वो तो टाइम जाया ही था क्योंकि पहले पढ़ा हुआ था। फिर उसके बाद केस स्टडी की डिस्कशन हुई थी, वो भी टाइम जाया था क्योंकि केस स्टडी हमने रिटर्न प्रैक्टिस की हुई थी। पता नहीं क्यों सर जो हमारा किया हुआ काम वही डिस्कस करवाते रहते हैं। फिर उसके बाद रिलेटेड पार्टी के 3 कंसेप्ट पढ़े थे। पहला कंसेप्ट पर था रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन, वो भी टाइम जाया ही था। ज्यादातर तो हमने कंपनी लॉ में पढ़ा हुआ था उसके बारे में, तो वो भी। फिर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आरटीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी 10 दफा पहले भी मिलती जुलती पड़ चुकी है, वो भी टाइम जाया। हाँ, लेकिन एक चीज टाइम जाया नहीं थी, जो एग्जाम में बार बार सवाल पूछता है, वो क्या? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर टू इंश्योर कंप्लीटनेस ऑफ रिलेटेड पार्टी। यानी आसान अल्फाज में बोले तो वो कौन से प्रोसीजर हैं जो छुपी हुई